बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 1 है और आज हम नया अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इंसान और उसका माहौल। और आज हम उसका पहला टॉपिक देखते हैं, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के दर्जात। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के दर्जात आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है। हाँ, थोड़ा बहुत बच्चों 9th में पढ़ा था। वो था टॉपिक था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने 9th में भी पढ़ा था और इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे। तो वो क्या था, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जानदारों की तंजीम के दर्जात। उसमें हम एक जानदार को बनाते थे, ठीक है, और स्टार्ट करते थे हम सब अटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सब अटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो एटम बनता है। एक जैसे एटम एलिमेंट कहलाते हैं और वो एलिमेंट जो जानदारों में पाए जाएं 16, उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर मुख्तलिफ जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग से, कोवलेंट बॉन्डिंग से, और एक स्टेबल पार्टिकल बनता है, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल में फिर आपने 9th क्लास में सीखा था, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिनका वजन कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कुछ का ज़्यादा होते हैं, उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जब ये मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ऑर्गेनेले बनते हैं, विच आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर। These are the small structure which are present in the cell that perform dedicated function। छोटी छोटी साख्तें होती हैं सेल के अंदर होती हैं जो मखसूस काम करती हैं, उनको ऑर्गेनेले कहते हैं। ऑर्गेनेले मिल जाएं तो सेल बनता है। सेल जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो आर्गन बनते हैं, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम, और जब मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम मिल जाएँ तो बन जाता है पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा इंडिविजुअल, पूरा जानदार। वो थे जानदारों की तंजीम के दर्जात। अब आज आपने क्या देखना है, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के दर्जात। देखें, इन इकोलॉजी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर, ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। के इकोलॉजी के अंदर जो दर्जात होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक ऑर्गेनिज्म से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, बायोस्फीयर तक जाते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा इकोलॉजी क्या है। ये बच्चों बायोलॉजी की ब्रांच है और इसमें हम जानदारों का मुताला करते हैं। कैसा मुताला करते हैं, जानदारों का माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है। जिस दुनिया में जानदार हैं, ये जानदार माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर जब इन जानदारों का हम माहौल के साथ इंटरेक्शन का मुताला करते हैं तो हम उसको कहते हैं इकोलॉजी। जानदारों का माहौल के साथ ताल्लुक़ का मुताला इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी में जो ऑर्गेनाइजेशन के दर्जात हैं वो जानदार से शुरू होते हैं, ऑर्गेनिज्म से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, बायोस्फीयर तक जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो लेवल होगा वो ऑर्गेनिज्म का लेवल होगा, दूसरा पॉपुलेशन का लेवल होगा, तीसरा कम्युनिटी का लेवल होगा, ठीक है बच्चों, चौथा इकोसिस्टम का लेवल होगा और पांचवा बायोस्फीयर का लेवल होगा। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने ऑर्गेनिज्म से करना है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड देन एट द एंड बायोस्फीयर। तो ये क्या है, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्लियर हुआ, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑर्गेनिज्म से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं, बायोस्फीयर पे ख़त्म होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं, पहला लेवल ऑर्गेनिज्मिक लेवल है। ऑर्गेनिज्म में जो जानदार होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। तो पहला लेवल आपने ऑर्गेनिज्म लेवल पढ़ा। ऑर्गेनिज्मिक लेवल में जो जानदार होते हैं कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, कुछ ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनको मल्टी सेलर जानदार कहते हैं। अब हम ऑर्गेनिज्म लेवल के बाद जा रहे हैं पॉपुलेशन लेवल की तरफ। पॉपुलेशन के लेवल को पढ़ने से पहले बच्चों हम सबसे पहले एक डेफिनेशन करते हैं स्पीशीज़ की। किसकी तारीफ़ करते हैं बच्चों, स्पीशीज़ की तारीफ़ करते हैं। स्पीशीज़ जो बच्चों होते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, अपने लफ्ज़ों में बता देता हूं कि ये सिमिलर जानदार होते हैं, वो जानदार जो एक जैसे हों और उसके बाद क्या करें, इंटर ब्रीड कर सकें, आपस में जिनसी तौलीद मिलाप कर सकें। और तीसरी बात क्या होती है, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। तो ऐसे जानदारों को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। कि जानदार हैं जो एक जैसे हैं, आपस में मिलाप जिनसी तौलीद कर सकते हैं
और बार आवर बच्चे पैदा कर सकते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है बार आवर बच्चे, ठीक है। बार आवर बच्चे क्या है? ऐसे बच्चे जो जब बड़े हो जाएंगे, बाले हो जाएंगे, तो वो भी बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखेंगे। ऐसे बच्चों को फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बच्चों, चूहे, रैट्स आपने देखे हुए हैं, ये एक जैसे होते हैं, ठीक है। ये एक जैसे होते हैं, आपस में जिनसी मिलाप करते हैं, नर और मादा आपस में जिनसी मिलाप करते हैं, उसको कहते हैं इंटरब्रीड करना। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, तो वो बच्चे हुए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बच्चे को। फर्टाइल का मतलब बार आवर, बार आवर का मतलब ये यानी कि वो बच्चा भी आगे जाके बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखेगा, ठीक है। ऐसे द ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, दे आर कॉल्ड स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज़ की तारीफ है। बाकी आपकी बुक वाली तारीफ देखते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इस तरह भी आप लिख सकते हो कि जानदार वो जानदार जो एक जैसे हों, आपस में जिनसी तौलीद करें और उसके बाद बार आवर बच्चे पैदा करें, उनको स्पीशीज़ कहते हैं। आपकी बुक की डेफिनेशन देखें। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का ग्रुप, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन द नेचर, जो फितरत में आज़ादाना तौर पर, जो कुदरत में फितरतन आज़ादाना तौर पर आपस में क्या करें? इंटरब्रीड करें, जिनसी मिलाप करें। टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और बार आवर बच्चे पैदा करें, और बार आवर बच्चे पैदा करें जानदारों के उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पीशीज़ कहते हैं। सो स्पीशीज़ की तारीफ देख लें दोबारा उर्दू में। जानदारों का ऐसा ग्रोह, जानदारों का ऐसा ग्रोह जो बार आवर औलाद पैदा करने के लिए, जानदारों का ऐसा ग्रोह जो बार आवर औलाद यानी कि बच्चे पैदा करने के लिए आपस में कुदरती तौर पर आज़ादाना तौलीदी अमल कर सकते हों, मिलाप का अमल कर सकते हों। कि स्पीशीज़ से क्या मुराद है? जानदारों का ऐसा ग्रोह है जो बार आवर बच्चे पैदा करने के लिए आपस में कुदरती तौर पर, नेचर का मतलब क्या होता है? कुदरती तौर पर या फितरी तौर पर आज़ादाना क्या कर सकते हों? तौलीदी अमल कर सकते हों। ऐसे जानदारों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज़। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन द नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उनको हम क्या कहेंगे? स्पीशीज़ कहेंगे। जब स्पीशीज़ की समझ आ जाएगी तो आपको किसकी समझ आएगी? कम्युनिटी की समझ आएगी, ठीक है। तो स्पीशीज़ देखिए, अब स्पीशीज़ को देखिए, आपको पॉपुलेशन की समझ आएगी, ठीक है। कम्युनिटी की भी समझ आएगी, लेकिन पहले हम पॉपुलेशन को देखते हैं, ठीक है। इन दोनों को समझने के लिए, पॉपुलेशन और कम्युनिटी को समझने के लिए स्पीशीज़ की तारीफ ज़रूरी थी, स्पीशीज़ के बारे में सीखना ज़रूरी था। अब सपोज़ बेटा मैं एक कमरे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे सब इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये इंसान और कोई जानदार नहीं है इस कमरे में, तो इंसान क्या हुए? इंसान एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रुप है, ठीक है। सारे इंसान एक ही स्पीशीज़ हैं, होमो सैपियन है सारे। तो ये इंसानों की पॉपुलेशन है। अब सपोज़ एक कमरा है और वहाँ पे 20 चूहे बैठे हुए हैं। कितने चूहे हैं? 20 रैट्स हैं, 20 रैट्स हैं। उनमें से कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल चूहे हैं, ठीक है। और कोई भी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। जस्ट रैट्स हैं, 20 रैट्स हैं कमरे में। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये जानदारों का ग्रुप है, चूहे जानदारों का ग्रुप है और इनका ताल्लुक एक स्पीशीज़ से है, ठीक है। सब के सब चूहे एक स्पीशीज़ है, चूहों की स्पीशीज़, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। और वो एक ही वक्त में यानी कि एक ही टाइम में और एक ही कमरे में यानी कि एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। सो जानदारों का ग्रोह जो एक स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता हो और वो एक ही वक्त में एक ही जगह पे पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के जानदार होते हैं। पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज़ के जानदार, ओके। तो आपने ये क्लियर किया। इंग्लिश में क्या कहेंगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो पढ़ाता हूँ बाद में, पहले आप समझ लें सिंपल डेफिनेशन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदारों का ग्रुप है। आपके जहन में क्या हो? चूहे कि एक रूम है उसमें जस्ट रैट्स हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू सेम स्पीशीज़। मैंने कहा जब सारे चूहे हैं तो आपने कहना सेम स्पीशीज़। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू सेम स्पीशीज़ विच आर प्रेजेंट, विच आर लोकेटेड in the same time at the same place, at the same time in the same place, this group is called population, ठीक है। पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज़ होती है। तो डेफिनेशन करते हैं आपकी बुक की।
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इनहेबिटिंग, ये जो लफ्ज़ है इनहेबिट है, इनहेबिट का मतलब होता है रहना। क्या बच्चों? रहना। स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया और हैबिटेट एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो क्या तारीफ करेंगे बच्चों? एक ख़ास जोग्राफियाई इलाका, एक ख़ास जोग्राफियाई इलाका जिसको क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं, में ख़ास वक्त पर रहने वाला या बसने वाला एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रोह, एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रोह क्या कहलाता है बच्चों? पॉपुलेशन कहलाता है। बहुत अहम तारीफ है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क करें। पॉपुलेशन एक स्पीशीज़ होती है जबकि कम्युनिटी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। इसमें ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज़ होती है। तो क्लियर कर लें बच्चों, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ इनहेबिटिंग ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, और जहाँ पे कोई जानदार रहता है ना बच्चों, ऐसी जगह, ऐसा इलाका जहाँ पे कोई जानदार रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं या मस्कन कहते हैं। ऐसी जगह, ऐसा इलाका जहाँ पे कोई भी जानदार रहता हो, उस जगह को उस जानदार का हैबिटेट कहेंगे। एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक ख़ास वक्त में, उसको आप क्या कहते हो? पॉपुलेशन कहते हो। कि जानदारों का ग्रुप है जो कि एक स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता है और वो एक ख़ास जोग्राफियाई इलाके यानी कि हैबिटेट में रहता है और एक ख़ास वक्त में रहता है। एक ख़ास वक्त में, एक ख़ास जगह के ऊपर एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रुप क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, जो कि आपने मिसाल क्या देखी कि वो चूहे हैं एक ही कमरे में और कोई नहीं है वहाँ पे, तो वो चूहों की पॉपुलेशन होगी। अब क्या करते हैं? वही रूम है, उस रूम के अंदर हम क्या करते हैं? मिसाल के लिए 4 या 5 हम पौधे रख देते हैं। ठीक है, 4 या 5 गमलों में पौधे होंगे, उनको हम वो वहाँ पे रख देते हैं और सपोज हम 4-5 बिल्लियाँ भी वहाँ पे उस कमरे में छोड़ देते हैं और 2-3 डॉग्स भी हम उस कमरे में छोड़ देते हैं। तो अब देखें, एक तो रैट हो गए हैं वहाँ पे, एक प्लांट्स हो गए हैं वहाँ पे, और कैट्स हो गई हैं और डॉग्स हो गए हैं, और जगह एक है, वक्त भी एक है। तो अब क्या है? जानदारों का ग्रुप है। अब क्या है? जानदारों का ग्रुप है जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ स्पीशीज़ से है। कोई डॉग की स्पीशीज़ है, कोई कैट की स्पीशीज़ है, कोई प्लांट की स्पीशीज़ है और पहले वाली रैट की स्पीशीज़ है। तो जानदारों का ग्रुप जिसका ताल्लुक़ मुख्तलिफ स्पीशीज़ से हो, जो एक ही वक्त में एक ही जगह पे रहते हों, उसको कहते हैं आप लोग कम्युनिटी। क्या कहते हैं बच्चों? कम्युनिटी। सो कम्युनिटी की तारीफ करते हैं। ऑल पॉपुलेशन दैट लिव इन ए हैबिटेट एंड इंटरेक्ट इन वेरियस वेज विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कम्युनिटी। ठीक है बच्चों, ऑल पॉपुलेशन। ऑल पॉपुलेशन में मैंने क्या कहा था? रैट की पॉपुलेशन, डॉग्स की, कैट्स की और प्लांट की, ऑल पॉपुलेशन। या अगर आपने ये तारीफ नहीं लिखनी तो सिंपल है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज़। डिफरेंट लगा दो, यहाँ पे डिफरेंट लगा दो, बाकी सेम लिख दो, तब आपकी कम्युनिटी कंसीडर होगी। सेम लिखोगे तो पॉपुलेशन, ये 2 वर्ड्स हटा के आप लिख दो डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट जस्ट, तो ये बन जाएगी कम्युनिटी। आपकी बुक ने जो लिखा वो क्या है? जो मैं आपको बता रहा था, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज़ एंड आर प्रेजेंट इन ए which are present at a time in the same place, that is called community। इसने क्या लिखा आपकी किताब ने? all population, क्या? तमाम population that live in a habitat, जो एक habitat में रहती हैं, and interact in various ways, और मुख्तलिफ तरीके से क्या करती हैं? interact करती हैं। बच्चों देखें, हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारा ताल्लुक़ है, ठीक है, हमारा मुख्तलिफ जानदारों के साथ ताल्लुक़ है। लाइक हम मुर्गी के अंडे खाते हैं, मुर्गी का गोश्त खाते हैं, ठीक है, इस तरह बकरी का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, उनका गोश्त भी खाते हैं बच्चों हम, तो ठीक हो गया। तो अब ये क्या है? हम इंटरेक्ट करते हैं, हम मुख्तलिफ जो जानदार हैं हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसी तरह हम अपने गाय को, अपनी भैंस को घास डालते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, ठीक है, मुर्गियों को दाने देते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम जानदार जो हैं हम एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं, हमारा आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है।
तो तमाम पॉपुलेशन दैट लिव इन ए हैबिटेट, जो एक ख़ास जगह के ऊपर रहती हैं, एंड इंटरेक्ट इन वेरियस वेज, और मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरेक्ट करती हैं। मुख्तलिफ तरीके मतलब क्या होते हैं? कुछ जानदार आपस में मुकाबला करते हैं तो उनका दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो कंपटीशन का होता है। दुनिया में कुछ जानदार होते हैं वो बड़े होते हैं, वो छोटे जानदार को खा जाते हैं। वो बड़ा जानदार प्रीडेटर होगा, जिसको खाया जाएगा वो प्रे होगा, और इस ताल्लुक़ का नाम प्रीडेशन होगा। फिर कोई एक पैरासाइट होता है, फिर एक होस्ट होता है, उस ताल्लुक़ को पैरासाइटिज्म कहेंगे। कुछ जानदार होंगे जो दोनों को फ़ायदा देंगे, वो सिम्बायोसिस में म्यूचुअलिज्म में आएगा। एक और ताल्लुक़ भी होता है बच्चों जिसमें एक जानदार को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा होता है, उसको कॉमर्शलिज्म कहते हैं। सो तमाम पॉपुलेशन जो एक हैबिटेट में रहती हो, तमाम पॉपुलेशन जो एक हैबिटेट में रहती हों और आपस में मुख्तलिफ तरीक़ों से तामुल करते हो, मुख्तलिफ तरीके अभी मैंने आपको बताया, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन, ठीक हो गया, म्यूचुअलिज्म, इन सब को मजमूई तौर पर, तमाम पॉपुलेशन को मजमूई तौर पर आप क्या कहते हो? कम्युनिटी कहते हो। उर्दू में क्या तारीफ़ करेंगे बच्चों इसकी कि एक ही हैबिटेट में रहने वाली और मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में तामुल करने वाली तमाम पॉपुलेशन मजमूई तौर पर एक कम्युनिटी कहलाती हैं। ठीक है, एक ही हैबिटेट में रहने वाली और मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में तामुल करने वाली तमाम पॉपुलेशन को मजमूई तौर पर कम्युनिटी कहते हैं। आगे चलते हैं। स्पीशीज़ की डेफिनेशन हमने पहले कर ली है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव आइसोलेटेड फ्राम नॉन लिविंग पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट। बच्चों आपको पता होना चाहिए माहौल क्या है। माहौल क्या होता है? जानदारों का जो इर्द गिर्द होता है, जानदारों की जो सराउंडिंग होती है, उसको बच्चों माहौल कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो हमारा माहौल है। सो सराउंडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। एक जानदार का इर्द गिर्द उसका माहौल कहलाता है। जब हम माहौल को देखें तो हमें माहौल में एक तो जानदार नज़र आते हैं और माहौल में हमें बेजान चीज़ें भी नज़र आती हैं, लाइक रोशनी, पानी, ज़मीन, हवा। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं? बेजान चीज़ें होती हैं। तो माहौल के अंदर जानदार चीज़ें भी होती हैं और बेजान चीज़ें भी होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव आइसोलेटेड फ्राम नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। उसने कहा कि जो जानदार चीज़ें होती हैं वो माहौल की बेजान चीज़ों से अलग नहीं रह सकती। जानदारों और बेजान चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ होता है। सो माहौल की जो जानदार चीज़ें होती हैं वो माहौल की बेजान चीज़ों से अलग नहीं रह सकती। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव आइसोलेटेड फ्राम नॉन लिविंग पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं। जो जानदार चीज़ें होती हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, माहौल का वो हिस्सा जो जानदारों पर मुश्तमिल होता है उसको बायोटिक हिस्सा कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और जो बेजान चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, नॉन लिविंग चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, उसको ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो आपके माहौल के दो हिस्से हो गए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल हिस्सा होता है उसको बायोटिक हिस्सा कहते हैं, और दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होता है उसको ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। सही, तो बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए सिस्टम कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो सीखते जाएं। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। एक जानदार यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है। फिर अगर एक जैसे जानदार हों, आपस में जिनसी तौलीद करें और बार बच्चे पैदा करें तो वो क्या कहलाएगा? स्पीशीज़ कहलाएगा। एक ही स्पीशीज़ का ग्रुप हो जाए, एक वक्त में एक जगह पर रहे तो वो पॉपुलेशन होगा। फिर मुख्तलिफ स्पीशीज़ हो जाएं या तमाम पॉपुलेशन मिल जाएं एक वक्त में एक जगह पर रहें तो वो कम्युनिटी होगा। अब जब हम कम्युनिटी के साथ यानी कि तमाम पॉपुलेशन के साथ यानी कि तमाम जानदारों के साथ जब बेजान चीज़ें मिला देते हैं, कम्युनिटी के साथ, तमाम पॉपुलेशन के साथ, तमाम ऑर्गेनिज्म के साथ, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जब हम नॉन लिविंग या ए बायोटिक कंपोनेंट मिलाते हैं तो क्या बनता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो याद रखिएगा बच्चों, इकोसिस्टम में जानदार भी होते हैं और बेजान होते हैं। दोनों चीज़ें जब आ जाएंगी तो क्या बनेगा? इकोसिस्टम। जानदार और बेजान चीज़ें दोनों को मिला के क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। सो बायोटिक हिस्सा और ए बायोटिक हिस्सा जो होता है माहौल का, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम का नाम इकोसिस्टम होता है। अब तारीफ़ करते हैं इकोसिस्टम की बच्चों। सेल्फ सफिशेंट यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट, माहौल की खुद कफ़ील इकाई, माहौल की खुद कफ़ील इकाई दैट इज़ फॉर्म्ड एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंटरेक्शन, जो कि बनता है
किसके तामुल से, बिटवीन इट्स बायोटिक, सिंपल सी बात है, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों, जानदार और बेजान दोनों, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। सो ये कैसे बनेगा, इंटरेक्शन से बनेगा, तामुल से बनेगा। किसके तामुल से बनेगा बच्चों, बिटवीन इट्स बायोटिक कम्युनिटी एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। सिंपल सी बात है, माहौल की खुद कफील इकाई है जो कि बनता है जब माहौल का बायोटिक हिस्सा माहौल के एबायोटिक के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तामुल करता है। सिंपल समझने के लिए जानदार और बेजान चीज़ें मिल मिला के एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनाती हैं। उस सेल्फ सफिशिएंट यूनिट को इकोसिस्टम कहते हैं। तारीफ देख लें, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट यानी कि ये अपने आप को खुद कफील होता है, ठीक है, अपनी कफालत खुद कर सकता है। सो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट दैट इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इट्स बायोटिक, बायोटिक का मतलब जानदार, कम्युनिटी एंड एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, इज़ नोन एज इको सिस्टम। उर्दू में क्या तारीफ लिखी गई है बच्चों, उसको देख लेते हैं। एक माहौल की खुद कफील इकाई जो उसकी बायोटिक कम्युनिटी और उसके बाद दूसरा क्या है बच्चों, बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक अज्जा के तामुलात के नतीजे में बनती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप लोग, इकोसिस्टम कहते हैं। आगे चलते हैं, एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं बच्चों कि ए पॉन्ड, ए लेक एंड ए फॉरेस्ट, एक जोहड़ या तालाब, एक जोहड़ या बच्चों तालाब जो है वो क्या है, इकोसिस्टम है, उसमें जानदार भी हैं, उसमें बेजान चीज़ें हैं। ए लेक, एक झील और ए फॉरेस्ट और एक जंगल, ये किसकी मिसालें हैं बच्चों, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, कुदरती इकोसिस्टम। सो अगर भी आपको ये अल्लाह ताला ने बनाए हुए कुदरती हैं, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम की मिसालें जोहड़ यानी कि तालाब, फिर लेक और फॉरेस्ट, ए फॉरेस्ट, ए लेक एंड ए पॉन्ड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सफिशिएंट यूनिट इन विच देयर इज इंटरेक्शन ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट विद द एबायोटिक कंपोनेंट। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मसनूई इकोसिस्टम की क्या मिसाल है, एक्वेरियम, ठीक हो गया बच्चों। एक्वेरियम ये एक मसनूई इकोसिस्टम होता है, ये हम खुद बना लेते हैं, ठीक है, ओके। जिस तरह हम शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लास का एक बड़ा सा बॉक्स बना होता है और उसमें क्या तैर रही होती हैं, फिशेस तैर रही होती हैं, तो वो एक मसनूई इकोसिस्टम बना हुआ है, तो उसको एक्वेरियम कहते हैं। और वो किसकी एग्जांपल है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की मिसाल है। वो कुदरती इकोसिस्टम्स हैं और ये मसनूई इकोसिस्टम की मिसाल है। आगे चलते हैं आखिरी लेवल की तरफ, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट लेवल की तरफ, और उसको कहते हैं बायोस्फीयर। ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। तो ये तारीफ चल रही है इसकी, ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। और सबसे बड़ा लेवल भी यही है, ठीक है, दुनिया के तमाम इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। इट इंक्लूड ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द प्लानट अर्थ, और इसमें तमाम इकोसिस्टम मौजूद हैं ज़मीनी सियारे के, ठीक है, एक ही बात है। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में, बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। दूसरे लफ्ज़ों में बायोस्फीयर के अंदर वो तमाम जानदार आ जाते हैं जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं। एंड ऑल रीजन ऑफ द अर्थ, और दुनिया के ज़मीन के तमाम इलाके आ जाते हैं वेयर दे लिव, जहाँ पे वो जानदार चीज़ें रहती हैं। बायोस्फीयर रेंजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशन टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स, इट इज़ अबाउट 12 किलोमीटर थिक। देखें बच्चों, ये सपोज समंदर है और ये क्या है बच्चों, पहाड़ है, और ये पहाड़ की चोटी है, ठीक है, और ये समंदर की तह है, ये समंदर की तह है। तो ये बायोस्फीयर यहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, पहाड़ों की चोटियों तक जाता है, ठीक है। सो बायोस्फीयर समंदर की तह से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक फैला हुआ इलाका है, और ये वो इलाका है जहाँ पे जानदार चीज़ें रहती हैं। यहाँ से ऊपर जानदार नहीं होंगे और इस लेवल से भी नीचे जानदार नहीं होंगे। जब इसको देखते हैं तो ये कितना बनता है, तकरीबन 10 किलोमीटर बनता है। कितना किलोमीटर बच्चों, सो ये 10 किलोमीटर जो है ना, इसके अंदर जानदार होते हैं।
और जहाँ पे जानदार होते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ज़मीन का वो इलाका जहाँ पे जानदार चीज़ें पाई जाएँ उसको बायोस्फीयर कहते हैं। स्फीयर का मतलब ज़मीन समझ लो, बायो का मतलब जानदार। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जानदार चीज़ें पाई जाती हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर कहाँ से शुरू होता है, समंदर की तह से शुरू होता है और पहाड़ों की चोटियों तक जाता है। लंबाई कितनी है, 20 किलोमीटर है। ठीक है। बायोस्फीयर रेंजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशन, ओशन कहते हैं समंदर को। इट रेंजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशन टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन। इट इज़ अबाउट 20 किलोमीटर थिक, तकरीबन 20 किलोमीटर ये मोटा है। यहाँ से लेकर कितना फासला है, यहाँ तक 20 किलोमीटर है। तो क्लियर किया आपने बायोस्फीयर बच्चों। आगे एक इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। द बायोस्फीयर मेक्स थिन लेयर सराउंडिंग द प्लानट अर्थ। उसने कहा कि जो बायोस्फीयर है इस स्यारा ज़मीन के गिर्द एक बारीक सी परत बनाता है। लेयर, परत, या आप तह भी बोल सकते हो बच्चों, इसको क्या कह सकते हैं, तह या परत। बायोस्फीयर इस स्यारा ज़मीन, हमारी जो ज़मीन है ये हमारा एक स्यारा है। सो बायोस्फीयर इस स्यारा ज़मीन के गिर्द एक बारीक सी परत या तह बनाता है। इफ़ यू कंसिडर अर्थ एज ए साइज ऑफ एन एप्पल, अगर आप ज़मीन को एक सेब के साइज़ के बराबर ख्याल करें, ज़मीन को हम एक सेब के बराबर ख्याल करें, देन बायोस्फीयर विल बी एज थिक एज एप्पल स्किन, तो बायोस्फीयर की मोटाई सेब के छिलके जितनी होगी। मिसाल के तौर पर एक आपके पास एक एप्पल है और जो एप्पल है वो पूरी ज़मीन है, ठीक है, और एप्पल की जो स्किन है यानी कि एप्पल का जो छिलका है वो बायोस्फीयर है। बस उसी में जानदार रहते हैं, बाकी ज़मीन सारी जानदारों से खाली है। तो बायोस्फीयर ज़मीनी सियारे की एक पतली सी तह है। और उसके बाद आपने क्या कहा, मिसाल के तौर पर हम एक सेब लेते हैं और सेब हमारी ज़मीन है, तो जो फिर बायोस्फीयर क्या है, वो सेब का जो छिलका होता है, सेब की जो स्किन होती है, वही जस्ट बायोस्फीयर है। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था आज का, आपका लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के दर्जात जो ऑर्गेनिज्म से शुरू हुए, फिर आपने स्पीशीज़ की तारीफ की, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी लेवल, फिर इकोसिस्टम लेवल, और एट द एंड आपने बायोस्फीयर का लेवल देखा। अल्लाह हाफिज़।